सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने इसके कुछ पोस्टुलेट्स को जान लिया था, क्या बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जिसके आधार पर पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन डिपेंड करता है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि हम एक बॉक्स की बात कर रहे हैं और उस बॉक्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के, और इनके बीच हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए कुछ कुछ अजम्पशंस हमने किए हैं और एक नई जो चीज़ हमने सीखी है, दिस इज़ वेलोसिटी स्पेस, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स को जो कि मूविंग है एक वेलोसिटी स्पेस में एक पॉइंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। सो ये जो मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब अलग अलग हैं, उनको किसी पॉइंट से शो किया जा सकता है किसी वेलोसिटी स्पेस में। सो ये एक वेलोसिटी स्पेस जिसमें हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट पॉइंट से शो किया था। ये एक वेलोसिटी स्पेस है और इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स आप इस तरह से बना दें, एंड ये पॉइंट्स क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों किसी मॉलिक्यूल के लिए बता रहे हैं। अब इसी वेलोसिटी स्पेस में हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट बनाया हुआ है और इस वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो है dx, dy, dvz। अब हमें सबसे पहले जो जानना है वो ये बात कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में जिसका कि वॉल्यूम है dvx, dvy, dvz, उस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ ये dvx क्या है, इट्स ए सर्टेन रेंज ऑफ वेलोसिटी। So if it is here Vx, then this is Vx. That means this is delta Vx. That means the molecules which are having velocity between Vx to Vx plus delta Vx will be in this box. But ज़रूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट इस बॉक्स में है तो उसका y कंपोनेंट अगर इस बॉक्स से बाहर है तो वो मॉलिक्यूल इसमें नहीं होगा। Only those molecule will be in this box which are having all three components in this range. So इस रेंज में सिर्फ वही, इस बॉक्स में वही मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके तीनों कंपोनेंट्स इस वेलोसिटी रेंज में होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने देखा कि एक सिंगल वेलोसिटी कंपोनेंट को लेकर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n में से लेट्स से कि डेल्टा एन वी एक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट इस रेंज में है और वो इस बॉक्स में है। उसे हमने आर्बिट्रेरली अपनी तरफ से एक फंक्शन से डिनोट कर दिया, इट डिपेंड्स ऑन ए फंक्शन एफ वी एक्स डेल्टा वी एक्स। और ये फंक्शन बेसिकली क्या है, ये फंक्शन ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि मॉलिक्यूल इस बॉक्स में होगा या नहीं होगा डिपेंडिंग उसका x कंपोनेंट। तो हमने x कंपोनेंट की बात की, ठीक इसी तरह से हमने y कंपोनेंट के लिए लिखा। y कंपोनेंट के लिए हम ये कह सकते हैं डेल्टा एन वी वाई अपॉन एन इज इक्वल टू एफ वी वाई डेल्टा वी वाई। सो सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। सो y कंपोनेंट के लिए बात चल रही है कि y कंपोनेंट पे डिपेंडेंसी किस तरह से है। ये फंक्शन एफ वी वाई हम अगेन नहीं जानते हैं क्या है। सिमिलरली फॉर वी जेड कंपोनेंट के लिए हम कह सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स का नंबर कुछ ऐसा सा है या फ्रैक्शन कुछ ऐसा है। Now the probability of a molecule to possess velocity component in the range Vx and Vx plus delta Vx, Vy, Vy plus delta Vy and Vz, Vz plus delta Vz simultaneously we can write like this. अब इसका क्या मतलब हो उसको समझते हैं हम लोग। हमने कहा था जब हम बेसिक पोस्टुलेट्स को मान रहे थे कि उसका Vx कंपोनेंट, Vy कंपोनेंट एंड Vz कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो हमने तीन अलग अलग इक्वेशंस इनको लिखी। पहली वाली स्लाइड में थी और ये दूसरी और ये तीसरी। अब हम इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। तीनों को कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स को जानना चाहते हैं जिनकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, that means all three components are in this range. So क्योंकि ये probabilities हैं और probability multiplication function होती है, so इन तीनों equations को देखते हुए मैं इस
पूरी इक्वेशन को कुछ ऐसे से लिख सकती हूँ। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइंडली कुछ ऐसे से लिखा जा सकता है। आप लोगों के पास पेन एंड पेपर है, मैं किसी भी टाइम पर आपको आपकी स्क्रीन शो करने के लिए कह सकती हूँ। जो भी बोला जा रहा है उसको राइट डाउन करना है अभी। एंड इफ़ आई एम गोइंग लिटिल फास्ट तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, आपको अभी नोट डाउन करना है। ओके, पीपीटी के स्क्रीनशॉट पे मत रहिएगा, आपको अभी की साथ ही राइट करना है। एंड मैं किसी को भी कह सकती हूँ कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करे। सो ओके एवरीवन, हमने देखा कि हमारे पास 3 इक्वेशंस थी। इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे राइट हैंड साइड मिल जाता है। तो देयर शुड बी नो इश्यू कि राइट हैंड साइड पे क्या हुआ है। राइट हैंड साइड पे ये जो 3 इक्वेशंस थी 1, 2 एंड 3, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे राइट हैंड साइड दिखाई दे रही है। FVX, FVY, FVZ, DVX, DVY and DVZ. Now look at the left side. अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए था? इनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए था DNVX मल्टीप्लाई DNVY मल्टीप्लाई DNVZ और डिवाइडेड बाय N3. Am I right? जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या आना चाहिए था? DNVX मल्टीप्लाई DNVY DNVZ और कैपिटल N का होल 3. क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों नहीं है? एनी आइडिया कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ? एनी आइडिया लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? कोई रीजन? हेलो एवरीवन, आपने कहाँ तक सुना है इसको? बीच में नेट कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू आ गया था, कोई बताएगा कहाँ तक कनेक्ट कर? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम सॉरी मैम, एक बार आप रिपीट कर सकते हो क्या? कहाँ से रिपीट करना है? क्योंकि नेट कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई थी। कहाँ से लॉस्ट हुई है? कहाँ तक आप? मैम आप बता रहे थे कि राइट साइड में क्या आएगा? ओके, तुरंत ही गया है, ठीक है। सो यहाँ तक हम बात कर रहे थे, क्या सभी लोगों ने यहाँ तक सुना है? इज दिस ओके? मैंने कहा कि हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड इज ओके। राइट हैंड साइड पे आपको लगता है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को इफ वी विल मल्टीप्लाई देन वी विल गेट FVX, FVY, FVZ, डेल्टा VX, डेल्टा VY, डेल्टा VZ। कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। बट राइट हैंड साइड पे देखिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ऑल 3 इक्वेशन तो मुझे क्या मिलना चाहिए? डेल्टा NVX, डेल्टा NVY, डेल्टा NVZ डिवाइडेड बाय N3, राइट? बट इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा हुआ है? डेल्टा 3NVX, VY, VZ एंड कैपिटल N। एनी आइडिया कि इस तरह से कैसे लिखा गया होगा ये, या क्यों लिखा गया होगा? What is this, sir?
యొక్క వాయిస్ नहीं आ रही मैम की आवाज। इज दिस ओके नाउ? पीपीटी नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, यस सो मैम। हम लेफ्ट हैंड यस साइड मैम ओके हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, दिस इक्वेशन इज नॉट सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इक्वेशन 1 दिखने में मल्टीप्लिकेशन लगता है, बट यू हैव टू नो कि इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था। इक्वेशन 1 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट उस रेंज में है। सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड, तो हमें क्या जानना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि कैपिटल एन में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी का एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट इस रेंज में है। तो ये रादर आपको मल्टीप्लिकेशन दिख सकता है इक्वेशन 1 2 एंड 3 का, बट ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं वी एक्स वी वाई और वी जेड को लेकर, उनसे एक सेपरेट इक्वेशन लिखी गई है। और इस सेपरेट इक्वेशन क्या बताती है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कैपिटल एन में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डेल्टा 3n। 3 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, वी एक्स वी वाई वी जेड। सो अगर मैं किसी एक वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग इसकी डिपेंडेंसी को हटाना चाहती हूँ, तो मुझे एक की करस्पॉन्डिंग इसका इंटीग्रेशन कर देना होगा। हम इसको थोड़ा और लेटर ऑन स्टेज पर डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल D3n मतलब D3 तीन वेरिएबल्स पर डिपेंडेंसी है, वी एक्स वी वाई और वी जेड पे। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें क्या बता रही है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कैपिटल एन में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी का एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट इस रेंज में है, यानी कि उनके होने की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड, डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई डेल्टा वी जेड इन दिस सर्टेन रेंज। इज दिस क्लियर? दिस इक्वेशन इज नॉट ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3, although it looks like, बट ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़े, क्योंकि ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने स्ट्रेच किया यहाँ पर। अब ये बात समझ में आ गई तो लेट्स मूव। इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई मैं कर रही हूँ। मैंने इस इक्वेशन में से डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई और डेल्टा वी जेड, जो कि वॉल्यूम एलिमेंट है, अभी अभी हमने देखा कि ये वॉल्यूम को बताएगा, डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई डेल्टा वी जेड। सो इस पूरी रिलेशन को मैं उठाकर नीचे के लेकर आ रही हूँ। सो लेट्स टेक इट टू डिनोमिनेटर। हम यहाँ ले गए इसको, और यहाँ ले जाने के बाद जो इस इक्वेशन में बन गया है, कैपिटल एन को हमने इधर रखा। नाउ सी दिस इक्वेशन, डेल्टा 3n वी एक्स वी जेड, ऊपर तो है नंबर ऑफ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल है जो कि इस बॉक्स में है, और ये क्या है, उस बॉक्स का वॉल्यूम। सो ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल और ये उस बॉक्स का वॉल्यूम। सो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, रो। और सो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी डॉट्स, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं जिनको हम डॉट्स के रूप में दिखा रहे हैं, उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, दिस विल बी एन एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड विच इज़ कॉन्स्टेंट। ये पॉस्टुलेट था कि जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो हमारे पास एक नंबर आता है। अब ये तो सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बना देती हूँ और इस बॉक्स में फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करूँ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। सो आप देखेंगे ये जो डेंसिटी है, क्योंकि हमने अजम्पशन ही ये लिया था, जो नंबर डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट रहता है। सो अगर इस बॉक्स में भी
total number of molecule divided by volume of this box, then the number will be same. So the density is constant. So rho is constant. This quantity is constant. Is this clear? कोई भी confusion? मैम ये डी क्यूब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड एक बार और बताना, रो वाली। ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2? इक्वेशन 2. ओके. इक्वेशन 2 कहाँ से? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 कहाँ से आई है? इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से आई है. इस वाले इक्वेशन में हमने क्या किया, ये जो क्वांटिटी है dvx dvy dvz, इसको हम इधर ले गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और कैपिटल एन को हमने इधर ले लिया है राइट हैंड साइड पर. सो सिंपली इतना सा ही किया है. तो इसमें हमारे पास आ गया d3 nvx nvy z एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. ये वॉल्यूम है बॉक्स का, और राइट हैंड साइड पे ये क्वांटिटी है हमारे पास. सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है ये तो हुआ नंबर इन द बॉक्स पार्टिकल्स का, और ये हुआ वॉल्यूम बॉक्स का. सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज नंबर डेंसिटी इन वेलोसिटी स्पेस. क्या बात है? नहीं, नंबर डेंसिटी इन वेलोसिटी स्पेस, क्योंकि हम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी स्पेस में कर रहे हैं. सो दिस इज नंबर डेंसिटी इन वेलोसिटी स्पेस. और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास सिस्टम तो काफ़ी बड़ा है, उस सिस्टम में एक छोटा वॉल्यूम था, उस छोटे वॉल्यूम में डेंसिटी हमने निकाली. अगर मेरे पास और कोई वॉल्यूम एलिमेंट भी होता और उसमें अगर मैं डेंसिटी कैलकुलेट करती, दैट विल बी द सेम, क्योंकि हमारा बेसिक अजम्पशन यही था कि सिस्टम में मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, थ्रू आउट द सिस्टम इज सिमिलर. डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने का मतलब, अगर मैं सिस्टम में कहीं पर भी एक छोटा वॉल्यूम एलिमेंट बनाऊं तो उस वॉल्यूम एलिमेंट में जो टोटल नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट विल बी द सेम. So rho, density of the molecule system is constant. So this quantity is constant. Is this clear? अब ये अगर चीज़ कांस्टेंट है, डेंसिटी रो कांस्टेंट है, सो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये क्वांटिटी मुझे क्या देगी? दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. इज दिस ओके एवरीवन? कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे पूछिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं जान सकती कि आप कहाँ पर प्रॉब्लम में है या कहाँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है. फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इफ नो क्वेश्चन से सिंपली नो. If no question, simply मैम yes, मुस्कान. मैम जो अपने लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखे है ना dnvx मल्टीप्लाई dnvy मल्टीप्लाई dnvz अपॉन n क्यूब, ये क्या है? ये क्वांटिटी की पूछ रहे हैं मुस्कान, जहाँ पर मेरा कर्सर अभी है. मुस्कान, दिस क्वांटिटी की बात हो रही है. इसमें इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना आपने. ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको ऐसा लगता है कि इक्वेशन 1 प्रीवियस स्लाइड में है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. ऐसा लगता है राइट हैंड साइड को देखने पर कि मैंने इक्वेशन 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है, बट ऐसा नहीं है. इक्वेशन 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये बनती है. लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है? n3, n क्यूब है. So this is not a multiplication of equation 1, 2 and 3, but rather we are focusing on the probability कि क्या probability है x component की, y component की और z component की to be in a certain range. So ये इसका multiplication नहीं है. अगर आप ये सोचे कि इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, अगर मल्टीप्लाई करके लिखा गया होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे यह इक्वेशन आनी चाहिए थी, बट लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन ना होके ये इक्वेशन है. सो दिस इज नॉट ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3. बस ये Okay, ma'am. समझाने के लिए आपको लिखा गया था. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं. सो हमने देखा रो, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन वेलोसिटी स्पेस कांस्टेंट है. सो अब अगर ये कांस्टेंट हो गया है तो हमारा जो काम है, सो हम सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, हमने एक फंक्शन लिखे हैं एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड.
सबसे पहले इन फंक्शन फॉर्म्स को जानते हैं कि फंक्शन किस टाइप के हैं। अगर हमें फंक्शन पता लग गया तो हमें नंबर पता लग जाएगा इन ए सर्टेन वॉल्यूम रेंज, और अगर हमें वॉल्यूम पता होगा तो हम नंबर भी पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। इस फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए एक बेसिक इक्वेशन जो हमारे पास आई है वो ये है कि अगर इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया जाए तो ये हमें 0 दे देगा। सो लेट्स डू इट। हम ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Vx, Vy, Vz। हम इस पूरी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Vx, Vy, Vz। सो चेक योर मैथमेटिक्स। कैन वी राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस। सबसे पहले हम Vx के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी। उसके बाद हम Vy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये क्वांटिटी आएगी, एंड देन Vz दिस। जब हम Vx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो Vy और Vz क्योंकि Vx पे डिपेंडेंट नहीं है, सो जो फंक्शन आएगा वो ये आएगा। ठीक, इसी तरह से जब हम Vy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्वांटिटी ये बनेगी, क्योंकि Vx और Vy का जो फंक्शन है, Vz का जो फंक्शन है, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम Vy, एंड आई कैन से सिमिलर थिंग फॉर द Vz। इज देयर एनी इशू इन इक्वेशन 3? इक्वेशन 3 में कोई भी इशू है किसी को? मैम यस, मैम एन कहाँ चला गया? एन कांस्टेंट है ना। एन का तो डिफरेंशिएशन आप सब में लगा दीजिए, एन कैपिटल एन लगा दीजिए, सब में से कैपिटल एन कॉमन आ जाएगा और वो वैसे भी आप 0 कर सकते हैं। ओके मैम। ओके, अब इस यस मैम इसमें डी मतलब इसका मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो फिर इसकी साइड में डी वी एक्स क्यों आ रहा है? मैथमेटिक्स में कोई बताएगा ये चीज़? ये टोटल डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है ना। मैथमेटिक्स में कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसे कैसे आएगा ये मुस्कान ने सही बताया अभी। क्लियर है? यस मैम, वो डी एक्स का भी हाँ, सो अब हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है 1/FVx, FVy, FVz। सो इक्वेशन 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वांटिटी से 1/FVx, FVy एंड FVz। इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट दिस इक्वेशन। इक्वेशन 3 को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा देखते हैं। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास बच जाएगा 1/FVx, सेकेंड टर्म 1/FVy एंड थर्ड टर्म 1/FVz। इक्वेशन 4 देख लीजिए, कोई भी करेक्शन हो तो, और आपको साइमल्टेनियसली पेपर पर राइट डाउन करना है। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट इट। जब आप लिख लें तो लेट मी नो। Now see this equation 1, 2 and 3। जो इक्वेशन 4 का जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म है उसको देखते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने बेसिकली क्या किया है, इस पूरे इक्वेशन को जिसमें कि 3 टर्म्स हैं हमारे पास, नाउ वी हैव मेड टर्म 1 इंडिपेंडेंट फ्रॉम Vy एंड Vz। जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हमने Vy और Vz से इंडिपेंडेंट बना दिया। सिमिलरली फॉर सेकेंड टर्म को हमने Vx और Vz से इंडिपेंडेंट बना दिया, एंड सो ऑन। यानी कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जब तीनों टर्म्स जो है इंडिपेंडेंट है तो इस इक्वेशन 4 को ट्रू होने के लिए, ट्रू होना मतलब ये इक्वेशन 0 होने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए कि ये टर्म और ये टर्म इंडिपेंडेंटली 0 के बराबर हो। यानी कि ये टर्म भी 0 के बराबर हो, ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो। सो इंडिपेंडेंटली we can write this term equal to 0, this term equal to 0 and this term equal to 0.
उसको हम 0 लिखें उससे पहले एक और चीज़ करते हैं इंडिपेंडेंटली 0 लिखने से पहले। एक और चीज़ हमने देखी है इस वेलोसिटी स्पेस से। वेलोसिटी स्पेस में एक पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी v है। जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y और z के लिए लिख सकते हैं r² = x² + y² + z²। ठीक उसी तरह से अगर वेलोसिटी स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसके लिए सिमिलरली जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं v² = vx² + vy² + vz², विच इज़ ए कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस कांस्टेंट वेलोसिटी या इस इक्वेशन से हमारे पास एक और इक्वेशन आती है। अगर इस इक्वेशन विच इज़ ए कांस्टेंट इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू vx, vy, vz तो दिस इक्वेशन गिव्स अस इक्वेशन 5। हमें यहाँ से इक्वेशन 5 मिल जाती है। तो हमारे पास इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 आपने लिख ली होगी, क्या लिख ली है तो थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है। ओके, सो इक्वेशन 4 आपके पास है और इक्वेशन 4 में हम इंडिविजुअल टर्म्स को जीरो लिखें उससे पहले इक्वेशन 5 जो कि हमें मिली है वेलोसिटी स्पेस से ही, इक्वेशन 5 को ऐड करना है। बट बिफोर टू ऐड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिलेशन बाय ए अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बीटा। हम इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 को ऐड कर रहे हैं बट ऐड करने से पहले एक अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक पर्टिकुलर मेथड है जिसे हम कहते हैं लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ये कैसा मेथड है? ये दो इक्वेशंस को यूज़ करके किसी फंक्शन की फॉर्म को डिटरमाइन करता है। हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन सी हुई, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 को यूज़ करके हमें फंक्शनल फॉर्म बताएगा ये मेथड। और इस फंक्शनल फॉर्म को जानने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें किसी एक इक्वेशन को किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है, बीटा। नाउ बीटा जो मल्टीप्लायर है इस पूरी प्रोसेस में हमें फंक्शन की फॉर्म पता लग जाती है। फंक्शन कौन सा, एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड। इन फंक्शंस की फॉर्म को हमें जानना है और जानने के लिए हमने इक्वेशन 5 को एक मल्टीप्लायर बीटा से मल्टीप्लाई किया है। मेथड की ब्यूटी ये है कि इस सिंपल मेथड से हमें फंक्शन की फॉर्म पता तो लग जाती है बट साथ ही साथ हमें इस बीटा को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बीटा क्या है ये जाने बिना ही हम फंक्शन की फॉर्म को डिटरमाइन कर सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है, किस तरह का फंक्शन है वो हमें इससे पता लग जाएगा। ये मेथड या तो आपने अभी पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे या फिर आप पढ़ेंगे इन योर डिफरेंशिएशन बुक। आपने पढ़ा है ये लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर? नहीं। ओके, सो या फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लेंगे या फिर सेकेंड ईयर में आपके पास ये मेथड आपकी मैथमेटिक्स की बुक में जरूर से आएगा जिसमें आप दो डिफरेंशिएशन इक्वेशन को यूज़ करके किसी फंक्शन की फॉर्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मेथड में हमने क्या किया, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई किया है बीटा से और बीटा को डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इस मेथड का क्या नाम है, अनडिटरमाइंड। जिसको हम डिटरमाइन नहीं करते, जिसका पता अज्ञात मल्टीप्लायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस अज्ञात मल्टीप्लायर को हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। सो हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 4 प्लस बीटा इंटू इक्वेशन 5। सो आप ऐसा कर दीजिए और जितने भी वी एक्स पर डिपेंडेंट टर्म हैं उनको एक तरफ लिख दीजिए, वी वाई पर डिपेंडेंट टर्म एंड वी जेड पर डिपेंडेंट टर्म को सेपरेटली अलग अलग लिख दीजिए। आई होप एवरीवन इज डूइंग दिस।
ओके एवरीवन, सो अब हम इक्वेशन फर्स्ट जो कि Vx पर डिपेंडेंट है, इक्वेशन सेकंड टर्म जो कि Vy पर डिपेंडेंट है, एंड थर्ड टर्म जो कि Vz पर डिपेंडेंट है। क्योंकि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इन इक्वेशन को ट्रू होने के लिए, यानी इस इक्वेशन इक्वल टू जीरो होने के लिए क्या ज़रूरी है कि इंडिविजुअल टर्म जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, यानी कि दिस एंड दिस, ये तीनों ज़ीरो के बराबर हो। सो बेसिकली व्हाट यू कैन से कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है तो ये टर्म भी ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, ये भी ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए और ये भी ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर दिस क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई dvx। नाउ dvx कैन नॉट बी ज़ीरो, dvx तो एक सर्टेन वेलोसिटी की रेंज है, सो dvx कैन नॉट बी ज़ीरो। सो अगर इस इक्वेशन में dvx कैन नॉट बी ज़ीरो तो क्या ज़ीरो होना चाहिए? ऑफ कोर्स क्या बच जाता है? ये क्वांटिटी जो मल्टीप्लायर में है, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। एनी कन्फ्यूजन किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में। किसी को भी कोई डाउट? क्या हम जल्दी चल रहे हैं या हम सही स्पीड से चल रहे हैं? इज दिस ओके? अगर ओके है तो प्लीज स्पीक। यस मैम। ओके, सो सही चल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सो हमने कहा कि dvx कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि हम एक सर्टेन वेलोसिटी रेंज की बात कर रहे हैं, सो इट कैन नॉट बी ज़ीरो। सो ज़ीरो क्या होना चाहिए फिर? ये जो मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें आ रही हैं इन सबको ज़ीरो हो जाना चाहिए। सो मैंने वही किया, ये मल्टीप्लिकेशन में जो भी है हम इसको ज़ीरो लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर करते हैं, इस वाली क्वांटिटी को हम राइट हैंड साइड पे जैसे लेकर जाते हैं तो ये क्वांटिटी हो जाएगी माइनस बीटा vx, और यहाँ से dvx को हम इधर ले जाते हैं, तो वी हैव डेल्टा एफ वी एक्स and minus beta vx delta vx. Now we can integrate this quantity with respect to velocity. अगर हम इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या मिलेगा? log e एफ वी एक्स, क्योंकि यहाँ पर 1 एफ वी एक्स है जिसका डिफ्रेंशिएशन होने पर यही क्वांटिटी आती है। log एफ वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास यही क्वांटिटी आती है, और राइट हैंड साइड पर माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अ कांस्टेंट a, जिसको आप ए कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? किसी को भी इस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है? यहाँ पर कैपिटल ए है, स्मॉल ए नहीं है। सो दिस इज कैपिटल ए विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं थी, सो हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए लगा दिया है। नाउ ए को हमने क्या कहा? ए को हमने अपनी तरफ से कह दिया कि ए क्या है? ए है log ई ए। अपनी तरफ से कहा कि ए कांस्टेंट है और उसको हमने कहा है log ई ए। अगर log ई ए को हम यहाँ पुट करेंगे और इक्वेशन को रीशफल करें, यानी कि log ई ए को इस साइड लेके जाएं, देन इन लेफ्ट हैंड साइड log ई एफ वी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बाय दिस वी कैन गेट द फंक्शन फॉर्म। फंक्शन फॉर्म क्या मिल गई है? एफ वी एक्स क्या है? एफ वी एक्स है ए ई रेस टू पावर माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो हमें फंक्शन फॉर्म डिटरमाइन हो गई है बाय दिस ट्रीटमेंट, जिसमें हमने मेथड यूज़ किया लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। जरा ध्यान से देखिए, किसी भी टर्म में आपको कोई भी दिक्कत हो, आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ फॉर 1 मिनट। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो जिनको आ गया है वो ओके लिख दीजिए। मैम ए कैसे निकाला? यस काजल, कहाँ पर पूछ रही हैं? ए कैसे ए आया? कैसे? ए कैसे ए आया? की वैल्यू ए की वैल्यू अभी तक निकाली नहीं है। हमने कैपिटल ए कांस्टेंट कहा और उस कैपिटल ए को भी कहा log ई ए है।
सो अभी तक हमने मान लिया। हाँ हमने माना है हमने अभी मा- तक, हमने माना है अभी तक हमें ए नहीं पता है, अभी तक हमें बीटा नहीं पता है, ना तो बीटा पता है और ना ही ए पता है। अभी ये कांस्टेंट है जिनको हम डिटरमाइन करेंगे अभी। तो जिनको जिनको समझ में आ गया है वो ओके लिख दीजिए ताकि हम मूव करें इस डायरेक्शन में आगे। जिनको नहीं आया है वो फ्रेंकली स्पीक करें, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको दोबारा ले सकते हैं। सो आई एज्यूम कि सभी को समझ में आ गया है और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। जिस तरह से हमने एफ वी एक्स निकाला है, सिमिलरली हम वी वाई का फंक्शन भी निकाल सकते हैं, यानी कि एफ वी वाई को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगी और अगर सेम प्रोसेस करेंगे तो एफ वी वाई भी हमारे पास आ जाएगा। सो चाहे एफ वी एक्स हो, एफ वी वाई हो और एफ वी जेड हो, सबकी जो फंक्शनल फॉर्म है ऐसी ही आएगी। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर वी एक्स की जगह पर क्या आएगा, वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। सो अब हमें तीनों फंक्शन पता लग गए। सो सी द ब्यूटी ऑफ दिस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, हमें पहले फंक्शन की फॉर्म नहीं पता थी, अब भी पता चल रही है। क्या पता है, दैट दिस फंक्शन इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग तो है ही, साथ में वेलोसिटी की स्क्वायर का फंक्शन है। तो अभी फंक्शन फॉर्म पता लग गई है, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम निकालेंगे। सो सिमिलरली वी कैन राइट एफ वी वाई एंड एफ वी जेड। अब तीनों फंक्शन हमें पता लग गए हैं, तो अगर तीनों फंक्शन पता लग गए हैं तो डेंसिटी रो को हम जानते ही थे। रो क्या है, रो इज इक्वल टू कैपिटल एन मल्टीप्लाई एफ वी एक्स मल्टीप्लाई एफ वी वाई एंड एफ वी जेड। सो तीनों इक्वेशंस को हमने लिख दिया। सो कैपिटल एन, ए एंड ए, तीनों इक्वेशन से हमें ए मिला, a3 एंड ई रेस टू पावर माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, एंड दिस क्वांटिटी इज v, velocity of molecule. So capital N a3 e raised to power minus beta v square upon 2. V is the velocity of any molecule in that particular box. Is this okay? So अगर हमें डेंसिटी मिल गई है रो, डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम वेलोसिटी स्पेस में। तो अगर वेलोसिटी स्पेस में हमें डेंसिटी मिल गई है, तो अब अगर हमें कोई भी वॉल्यूम पता हो, यानी कि मेरे पास इसकी डेंसिटी पता है, इस डेंसिटी में अगर मुझे ये वॉल्यूम पता हो डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड ये कितना है, तो अगर इस वॉल्यूम और डेंसिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट। डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है, अगर हमें वो पता लग गया है तो अब हम इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इस बॉक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल बता देगा। वही करते हैं हम लोग, रो मल्टीप्लाई सर्टन वॉल्यूम। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें दे देगा d3n वी एक्स वी वाई वी जेड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सर्टन वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सर्टन वॉल्यूम, रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है उसको समझते हैं हम लोग। अभी तक किसी भी तरह का कोई सवाल आप लोगों का? ये वॉल्यूम जो है, हम जब इस स्पेस में बात करते हैं डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, तो इस वेलोसिटी स्पेस में हमें ये वॉल्यूम जो है अनडिटरमाइंड है, हम इसे जानते नहीं हैं। बट एक और तरीका है डिटरमाइंड वॉल्यूम जानने के लिए, मतलब ऐसा वॉल्यूम एलिमेंट जिसके बारे में हमें पता हो, उसको पता करने के लिए मैंने क्या किया, इसी वेलोसिटी स्पेस में जिसमें कि वी एक्स है वी वाई है और वी जेड भी होगा, मैं यहाँ पर 2 डायमेंशनली दिखा सकती हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर 2 डायमेंशनल वे है,
और इस 2 डायमेंशनल वे में आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 सर्किल हैं। एक सर्किल तो ये है, छोटा वाला सर्किल, जिसकी रेडियस है v, वेलोसिटी, और दूसरा सर्किल क्या है जिसकी वेलोसिटी है v प्लस dv। सो ये दूसरे सर्किल की रेडियस। इन दोनों सर्किल्स के बीच में जो वॉल्यूम है, दिस वन, इस वॉल्यूम को जानने के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन काम में ले सकते हैं। पहली बात तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये जो सर्किल है वो एक स्पेयर की तरह काम मिलेगा, स्पेयर की तरह दिखाई देगा आपको। और एक स्पेयर जिसकी वेलोसिटी v है और दूसरा स्पेयर जिसकी रेडियस v है और दूसरा स्पेयर जिसकी रेडियस v प्लस dv है। दोनों कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स, समकेंद्रीय स्पेयर्स के बीच का जो वॉल्यूम है उसको हमें जानना है। उस बीच के वॉल्यूम को जानने के लिए जो अप्रॉक्सीमेशन में काम में ले सकती हूँ वो है, जो छोटा स्पेयर है उसका सरफेस एरिया 4 पाई v स्क्वायर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों स्पेयर्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि डेल्टा v से, तो ये मुझे वॉल्यूम दे देता है। समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने क्या कहा। हम वेलोसिटी स्पेस में ही काम कर रहे हैं और वेलोसिटी स्पेस में हमें एक वॉल्यूम एलिमेंट चाहिए। उस वॉल्यूम एलिमेंट को जानने के लिए हमने क्या किया, एक 3 डायमेंशनल स्पेयर में सिस्टम में हमने एक स्पेयर गोले की कल्पना की और इस गोले की कल्पना में हमने क्या माना कि उस गोले की रेडियस क्या है, v। गोले की रेडियस v होने का मतलब ये हुआ कि उस स्पेयर के सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटी क्या है, v। सो 2 डायमेंशनल में आपको फिर भी एक सर्किल नजर आ रहा होगा, बट 3 डायमेंशन में ये एक स्पेयर होगा और इस स्पेयर की सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटी क्या है, v। अब स्पेयर के थोड़ा सा डेल्टा v इज अ लिटिल बिट डिस्टेंस, अगर दूसरा स्पेयर जिसकी रेडियस है v प्लस डेल्टा v, तो उस स्पेयर के लिए जो मैंने दिखाया हुआ आउटर मोस्ट रिंग। अब इन दोनों स्पेयर्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी किस रेंज में है, v से लेकर v प्लस डेल्टा v। सो मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v से लेकर v प्लस डेल्टा v है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट में, उनका नंबर अगर मैं जानना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम बिटवीन दीज स्पेयर्स। अब इस स्पेयर्स के बीच का वॉल्यूम जानने के लिए एक मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। क्या, मेरे पास एक स्पेयर है, जो छोटा वाला स्पेयर है जिसकी वेलोसिटी v है, उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस डेल्टा v, तो ये क्या दे देगा मुझे, ये दे देगा वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेस। इज दिस क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें किसी भी तरह का? हमें वॉल्यूम मिला है बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स, 2 समकेंद्रीय गोलों के बीच का जो वॉल्यूम है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन है। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, सो हमने देखा कि हमने वॉल्यूम मिल गया है। सो इस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर दें रो से, तो ये उस स्पेयर में, वो जो स्पेयर जिसका वॉल्यूम हमें पता है उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा। डेल्टा 3 NVX NVY NVZ इज इक्वल टू कैपिटल NA3 e⁻ बीटा v स्क्वायर अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई द वॉल्यूम 4 पाई v स्क्वायर dv। इस इक्वेशन को थोड़ा और ब्यूटीफुली हम लिख सकते हैं, डेल्टा NV 4 पाई n कैपिटल स्मॉल a3 e⁻ bv स्क्वायर। This equation is Maxwell-Boltzmann distribution equation. This equation says as Maxwell-Boltzmann distribution function. डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर D3n है, जब मैं D3n लिखती हूँ तो इट इज़, ये जो डिपेंडेंसी है Vx Vy Vz, मैं इसे NV से भी डिनोट कर सकती हूँ, जहाँ पर ऑब्वियस है ये जो वेलोसिटी v है इट इज़ फर्दर डिपेंडिंग ऑन Vx Vy एंड Vz। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बट बी क्लियर कि यहाँ पर जब इस तरह से लिखते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, और जब हम D3N लिख रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है। इस इक्वेशन में ए और बी कांस्टेंट है जिसको हमने अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है। यहाँ पर बी जो है वो है बीटा बाई 2, सो बीटा बाई 2 को हमने बी लिख दिया है। अभी भी हमारे पास जो कांस्टेंट है ए और बी अनडिटरमाइंड है। सो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैसे निकाला है। हमने रिलेशन यहाँ से शुरू किया था। हमने कहा दिस डेल्टा एन वी एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी एक सर्टन रेंज में है, उसको हमने इस तरह से शो किया। सिमिलरली वी वाई और वी जेड के लिए हमने देखा, और एक कंप्लीट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी इन तीनों रेंज में होगी उसका नंबर हमें कुछ इस तरह से मिलता है। इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट किया और हमने यहाँ से डेंसिटी निकाली जो कि कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट होने से हमें एक इक्वेशन मिलती है जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इक्वेशन 5 को ऐड करने पर, इक्वेशन 5 को ऐड करने पर हमें एक अनदर इक्वेशन मिलती है जिससे कि हमें फंक्शनल फॉर्म f डिटरमाइन हो जाती है। f को डिटरमाइन करने के बाद हमारे पास डेंसिटी आ जाती है, और डेंसिटी को अगर हम किसी फिक्स वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें उस वॉल्यूम एलिमेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा। इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में या स्पेरिकल फॉर्म में कंसिडर करने के लिए अच्छी बात यह है कि अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए 0 to v, यानी वेलोसिटी की सारी रेंज के लिए 0 to v या 0 to इनफाइनाइट, वेलोसिटी की सारी रेंज के लिए, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड क्या दे देगी। अगर मैं वेलोसिटी की सारी रेंज के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दूँ तो कैन यू टेल मी कि राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा हमें। अगर कैपिटल एन में, यस कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वही सारे मॉलिक्यूल्स ही तो हैं जो कि किसी भी स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे इन इस whole range of velocity, then left hand side we will get total number of molecules. So अभी हमें इक्वेशन में a और b नहीं पता है, तो a और b को भी हम निकाल लेते हैं आज की क्लास में। इज दिस ओके, कैन वी? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए आज? मैम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, एक बार वापस बताना। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और हम डिटेल में जानेंगे इसको, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और अब हम डिटरमाइन कर रहे हैं कांस्टेंट ए और बी को। कांस्टेंट ए और बी को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो जो अभी हमने किया, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं फॉर द वेलोसिटी रेंज, देन लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा कैपिटल एन, और देखते हैं राइट हैंड साइड पर क्या मिलेगा। इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर द कंप्लीट रेंज, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल एन मिल गया है, राइट हैंड साइड पर 4 पाई एन A3, ये तीनों कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में रख दिया। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे? 0 to इनफाइनाइट e raised to power minus b v square dv। एनीवन जिसको लगता है कि वो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं? कोई तो बोलिए, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा? मैम ये बुक में है, हमारे इंटीग्रल की बुक में। वेरी गुड, तो ये बुक में हो सकता है ना? हो सकता है, तो आप ट्राई करना चाहेंगे? हाँ मैम। ओके 5 मिनट है आज की क्लास, इसके ट्रायल पे छोड़ते हैं। आप 5 मिनट ट्राई कर लीजिए इसको, किसी तरह से इंटीग्रेट होता है तो। गो अहेड, आपके पास 5 मिनट है, ट्राई इट फॉर द इंटीग्रेशन। ट्राई किया मैम। देन
पॉसिबल हो पाएगा? मुझसे नहीं हुआ। देखते हैं किसी और से हो पाएगा। एनीवे आप ट्राई कर सकते हैं आज की क्लास के बाद में। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यस मैम। हाँ, ये पर्टिकुलर जो इंटीग्रेशन है दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कुछ फिक्स इंटीग्रेशन है जिसको पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप मैथमेटिक्स में है और मैथमेटिक्स में थोड़ा और पढ़ लेंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रल मेथड है और वो है गामा फंक्शन यूज़ करते हुए। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग गामा फंक्शन। सो इंटीग्रेशन कैसा है? इंटीग्रेशन में अगर ये चीज़ें हो माइनस बी वी स्क्वायर डी वी स्क्वायर डेल्टा एन, यहाँ टू की जगह पर एन लिख लीजिएगा। अगर इक्वेशन कुछ ऐसी सी है माइनस बी वी एन पावर एन एंड हेयर इज आल्सो टू, हेयर इज टू, यहाँ पर टू ही होगा। वी स्क्वायर डी एन, सॉरी दिस इज एन। अगर यहाँ पर एन है थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 0 to इनफाइनाइट रेंज ई रेज टू पावर माइनस बी वी की पावर एन एंड हेयर आल्सो वी की पावर एन डी वी। अगर ऐसा है तो इस रिलेशन का जो इंटीग्रेशन है वो है 1/2 बी बी रेज टू पावर एन प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2। एवरीवन हमारे पास मैम ये गामा है क्या जो हाँ, मैम आपने ये हाँ ये लिखा है गामा एन है n प्लस 1/2 से? गामा के अंदर है ये, जैसे अंडर गामा। गामा क्या होता है? मतलब गामा तो एक सिंबल होता है ना। आप अभी आपके पास इंटीग्रेशन है फर्स्ट ईयर में? यस मैम, पहला चैप्टर ये है, ये गामा फंक्शन एंड बीटा वेरी फंक्शंस गुड। इंटीग्रल पहले के चैप्टर लिए। में आपके पढ़ाया नहीं पास है। यस फर्स्ट चैप्टर में आपके पास फर्स्ट में लिखा होगा गामा फंक्शन। सो गामा फंक्शन को यस मैम, लिखने का मेथड है ये। इट्स नॉट अ फैक्टोरियल, इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल की तरह नहीं है, गामा फंक्शन को इसी तरह से लिखा जाता है। द सिंबल डिनोट दैट दिस इज गामा फंक्शन। सो इस गामा फंक्शन के अंदर है n प्लस 1/2। इसी तरह से b की पावर में है, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, b की b रेज टू पावर n प्लस 1/2। नाउ अब n इज इक्वल टू 2 रखें। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो देखिए रिलेशन क्या होता है। n इज इक्वल टू 2 के लिए वी विल हैव माइनस बी वी स्क्वायर डी वी और n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। सो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1/2 b रेज टू पावर 3/2 और हेयर गामा 3/2। यहाँ पर क्या जाएगा गामा 3/2। अब गामा 3/2 की वैल्यू जो है वो भी स्टैंडर्ड है। गामा 3/2 की वैल्यू होती है √π/2। सो इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन क्या आएगा 1/2 b रेज टू पावर 3/2 √π/2। गामा 3/2 की वैल्यू भी फिक्स है, वो है √π/2। बाकी गामा फंक्शन और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर आपके पास इंटीग्रेशन में चैप्टर होंगे तो आप उन्हें और कर सकते हैं, और भी मेथड होंगे इंटीग्रेशन के। सो उसी में से गामा फंक्शन भी एक मेथड है। अब अगर यहाँ n इज इक्वल टू 3 होता तो वी कैन से 3 प्लस 1/2 यानी कि 2b रेज टू पावर 2 और यहाँ पर आ जाता गामा 2। गामा 2 की वैल्यू 1। यस करेक्ट। और अगर n इज इक्वल टू 3 होता, सॉरी n इज इक्वल टू 1 होता तो हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही होती। यहाँ पर आता गामा 1। गामा 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। हाँ, और गामा 1/2 की वैल्यू √π। करेक्ट। सो ये गामा फंक्शन पहले से पता है। और गामा फंक्शन को और थोड़ा सा लिखने के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। सो फाइनली हमें क्या मिल गया है, फाइनली हमें मिला कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें कैपिटल एन मिल जाएगा। यहाँ से कैपिटल एन, यहाँ पर भी कैपिटल एन है, बोथ कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद दो ही कांस्टेंट है यहाँ पर ए और बी। सो हमें यहाँ से सॉल्व करने पर मिल जाएगा कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं √b/π। सो पहले इंटीग्रेशन से हमें मिल गया है a इज इक्वल टू √b/π। अभी b नहीं पता है हमें, सो हमें b को भी डिटरमाइन करना है कि b क्या होगा।
बी को डिटरमाइन करने से पहले गामा फंक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ कि गामा फंक्शन क्या है। अभी भी बताया, शायद शाइना ने बताया था, शाइना ने सही बताया। अगर गामा की वैल्यू 1/2 है तो रूट पाई होता है, गामा की वैल्यू 1 है तो भी 1 होता है, गामा 3/2 है तो इसकी वैल्यू रूट पाई बाई 2 होती है, और गामा 2 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और भी है स्टैंडर्ड, आगे भी है, बट आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी सफिशिएंट। और ये जो बेसिक इंटीग्रेशन है आपके बुक में, थर्मोडायनेमिक्स की बुक में, एक ही इंटीग्रेशन रिपीटेडली यूज़ हुआ है। ये यहाँ इस चैप्टर में भी यूज़ हो रहा है, मे बी फर्दर आप जाएंगे तो फर्दर अदर चैप्टर्स में भी यूज़ होगा। सो इस इंटीग्रेशन को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, ये यहाँ यूज़ हो रहा है, ये आगे की यूनिट्स में भी यूज़ होगा। सो ओके एवरीवन, अभी तक हमने डेल्टा एन वी को देखा है, और डेल्टा एन वी से हम ए कांस्टेंट को जान पाए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बी कांस्टेंट को जानेंगे कि बी किस तरह से निकाला जा सकता है। सो अगर हमें बी पता लग गया तो ए पता लग जाएगा, एंड वी विल डिटरमाइन बोथ द कांस्टेंट एंड देन वी विल पुट इन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डिस्कनेक्ट योरसेल्फ।